बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 15 मुलाहिज़ा फरमाएं। मुन्ना आमता हुआ आया और जरा सस्ताने के लिए शानी की गोद में चढ़ बैठा। शानी ने जल्दी उसे नीचे उतार दिया। फाखर की मौजूदगी में वो मुन्ने और नदीम से भी ज्यादा लाड प्यार नहीं करती थी। शानी को लगता था जैसे वो इनसे भी रकाबत महसूस करने लगता है। कुछ देर बाद शानी को महसूस हुआ कि फाखर का मूड कदरे बहाल होने लगा है। उसने एक दो अंगड़ाइयां ली, मुन्ने और नदीम से चंद बातें की, फिर जेब से फ्रेंच विस्की की क्वार्टर बोतल निकालकर एक दो घूंट बड़े स्टाइल से भरे। शाम के साए अंधेरे में बदलने लगे। कल छुट्टी थी। फाखर बड़े इजी मूड में नजर आने लगा था। उसने शानी को कमरे में चलने के लिए कहा। वो उठ खड़ी हुई। वो भांप गई थी कि इसे क्या फर्ज अदा करना है। ऐसे मौके पर वो किसी हीलो हुज्जत से काम नहीं लेती थी। वो दोनों कमरे में आए। फाखर ने केस पर अपनी मनपसंद पंजाबी मौसीकी लगाई। शानी ने सिल्क के नीलगों पर्दे बराबर किए, फिर ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ ही देर बाद वो शबे ख्वाबी का मुहीन लिबास पहने कमरे में आ गई। ये बिस्तर पर जाने का वक्त तो नहीं था, लेकिन इस हवेली में किस वक्त क्या करना है ये वक्त के हिसाब से नहीं, फाखर की मर्जी के हिसाब से होता था। वो नीम दराज था, विस्की की छोटी छोटी चुस्कियां ले रहा था, साथ ही सिगरेट भी फूंक रहा था। शानी एक मामूल की तरह उसके सामने जा खड़ी हुई। उसे शबे ख्वाबी के लिबास में देखकर वो चौंक गया और सीधा होकर बैठ गया। ये क्या है भाई? उसने लिबास की तरफ इशारा करते हुए जरा हैरत से पूछा। आप ही ने तो कहा था। मैंने तो अंदर चलने को कहा था। मैं समझी शायद वो हकला कर रह गई। ये क्या है भाई? वो बेजारी से बोला। ये क्या हर वक्त काठ की पुतली बनी रहती हो? क्या मैं सिर्फ इसी घर से तुम्हें अंदर बुला सकता हूँ? क्या मियाँ बीवी में और कोई ताल्लुक नहीं होता? आपस की कोई और दिलचस्पी नहीं होती? होती है फाखर, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए शानी खुदा के लिए अपना ये रूप बदल लो। मुझे इससे घबराहट होने लगी है, बल्कि क्या कहना चाहिए, वहशत होने लगी है। तुम मुझे तकलीफ दे रही हो, मेरा सुकून बर्बाद कर रही हो। खुदा के लिए ऐसा मत करो। फाखर के लहजे में बरहमी तो थी, लेकिन ज्यादा सख्ती नहीं थी। शानी सर झुकाए खामोश खड़ी रही। उसे गुस्से से लेकिन बेबसी से देखता रहा। चंद सेकंड इसी तरह गुजर गए। फिर वो ठहरे हुए नर्म लहजे में बोला, जाओ कपड़े बदल कर आओ, हम थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे। जी अच्छा, शानी ने कहा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो पहले वाले कपड़ों में मलबूस वापस आ गई। आज फाखर के चेहरे पर एक बेबसी सी नरमी थी। वो इसे मदम लहजे में बातें करने लगा। ये दिलजोई की बातें थी। यूं लगता था कि वो उसे अंदर से खुश करने की कोशिश कर रहा है। शानी, क्या ख्याल है अगले हफ्ते 2 बार रंग वाली ना चले? जैसे आपकी मर्जी। रमजान शुरू होने वाला है। मेरा तो ख्याल है कि रमजान से पहले तुम्हारे अब्बा जी को चंद दिन के लिए यहाँ ले आते हैं। हवा बदली से उनकी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। तुम्हें भी उनकी खिदमत का मौका मिलेगा। पता नहीं कि वो आ सकेंगे या नहीं। सफर उनके लिए मुश्किल होगा। भाई हम उन्हें लग्जरी गाड़ी में आराम से लेकर आएंगे। तुम थोड़ा सा जोर दोगी तो वो आने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। आप कहते हैं तो कहकर देख लेंगे। शानी ने सपाट लहजे में कहा। ओ याद आया। फाखर चौंक कर उठते हुए बोला, लाहौर से तुम्हारी पसंद की मिठाई लाया था मैं। वो अलमारी तक गया और खाने में से मिठाई का डिब्बा निकाल लाया। शानी ने किचन में जाकर थोड़ी सी मिठाई प्लेट में निकाली और फाखर के पास आ बैठी। रात की रानी की खुशबू कमरे को मुअत्तर कर रही थी। खाओ ना भाई, फाखर ने कहा। आप भी तो खाएं, वो बोली। फाखर ने एक टुकड़ा उठाया, एक शानी ने भी उठा लिया। वो बातें करने लगे। शानी के रेशमी बाल ढीले होकर रुखसारों तक लटक आए थे। वो दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाकर बालों को समेटने लगी। उसे बालों का जूड़ा बनाते देखकर फाखर अपनी जगह से उठा। शीशे की मुनक्कश तपाई पर ताजा फलों का गुलदस्ता रखा था। रात की रानी के छोटे फूलों के दरमियान गुलाब के फूल थे। फाखर ने गुलाब का एक ताजा फूल निकाला और शानी के अकम में जाकर उसके जूड़े में उड़स दिया। यही वक्त था जब कमरे के अध खुले दरवाजे के सामने हरकत सी नजर आई। शानी ने चौंक कर देखा। उसका दादा ससुर बैर अपनी व्हील चेयर धकेलता हुआ राहदारी से गुजर रहा था। वो एक लख्ते के लिए खिड़की के सामने रुका। उसने अपनी इकलौती जलती हुई आंख से अंदर का मंदिर देखा और फिर आगे बढ़ गया। शानी ठिठक सी गई। शायद फाखर भी थोड़ा सा चौंका था। शानी जानती थी कि बैर हर वक्त शानी और बाबू पर नजर रखता है। खास तौर से शानी तो हर वक्त बैर या उसके खास कारिंदे अकबरे की नजर में रहती थी। अभी मेहर को कमरे की खिड़की के सामने देखकर शानी का दिल थक से रह गया और जहन में अनजाने वसवसे सर उठाने लगे। फाखर ने सूरत-ए-हाल का बज़ाहिर कोई नोटिस नहीं लिया और शानी से हल्की फुल्की गुफ्तगू में मसरूफ रहा। रात को वो लोग देर तक जागते रहे, चाय पीते रहे और VCR पर एक खूबसूरत फिल्म देखते रहे। बहुत कुछ तब्दील हो रहा था, लेकिन शानी के अंदर का मौसम तब्दील नहीं हो रहा था। एक खज़ां सी थी जो रगो पैर में ठहर गई थी। बैर का खौफ भी अपनी जगह बरकरार रहा था। उसकी मौजूदगी शानी को खौफजदा कर देती थी। वो अपने ज़हन को बहुत समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन जब वो बहर की आंखों में देखती, उसे उनमें एक खूनख्वार बिल्ली बार का चेहरा दिखाई देता था। न जाने क्यों उसे लगता था कि किसी दिन बहर के अंदर का लावा फूट पड़ेगा और वो गजबनाक होकर शानी पर पल पड़ेगा, उसके हाथ पांव तोड़ डालेगा या जान से मार डालेगा।
बैर की गैर मामूली कीना परवरी हर शुबे से बालातर थी। वो दई इलाकों का वही रिवायती मुंतकिम मिजाज जो सदियों से सुनहरे देश की सुनहरी फजाओं में जहर घोल रहा है। उसकी बदखसलती का ये आलम था कि उसने कादर बख्श से इंतकाम लेने के लिए 5 सदी तक इंतजार किया। कादर की पहली नस्ल में कोई लड़की बड़ी नहीं होती थी, और जब दूसरी नस्ल की सबसे पहली लड़की ने पैदा होकर जवानी के पहले जीने पर पांव रखा तो बैर का इंतकाम फन फैलाकर खड़ा हो गया। किसी वक्त बैठे बैठे शानी के दिल में एक और तरह की चिंगारी चमक उठती थी। एक चेहरा उसके तसव्वुर में आता था और तमाम तर कोशिश के बावजूद वो तसव्वुर से चिपका रहता था। ये रुस्तम उर्फ वादी का चेहरा था। उस चेहरे का तसव्वुर क्यों उसका पीछा नहीं छोड़ता था। वो झुंझला कर सोचती और किसी और मसरूफियत में ध्यान बटाने की कोशिश करने लगती, मगर ध्यान पलट पलट कर उसी तरफ चला जाता। शानी को यूं लगता था जैसे उस शख्स के सीने में भड़कने वाली आग की कुछ चिंगारियां उसके अपने सीने में आ गिरी हैं और अब अंदर ही अंदर कुछ सुलगा रही हैं। वो बेहद खौफजदा हो जाती, इस्तग़फ़ार पढ़ने लगती या नवाफिल अदा करने बैठ जाती। ना चाहने के बावजूद रुस्तम के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगते। बीबी, जैसे पहाड़ी नदी का रेला होता है, ऐसा ही कोई रेला है जो मुझे अपने साथ बहाता चला जा रहा है। ना मैं कहीं रुक सकता हूँ, ना ठहर सकता हूँ, ना अपना रास्ता बदल सकता हूँ। मैं बिल्कुल बेबस हूँ बीबी, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं रातों को दीवानों की तरह जागता हूँ और सोचता हूँ कि ये मेरे दिल को कैसा रोग लग गया है। वो खौफजदा होकर सोचती, सूरत हाल का अंजाम क्या हो सकता है? क्या ये मामला कोई संगीन सूरत इख्तियार नहीं कर जाएगा? फिर उसे रुस्तम के अल्फाज याद आते थे। उसने अतमी लहजे में कहा था, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं। जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरी बस एक ही तमन्ना होगी, आप खुश रहें और मैं कभी कभी आपको देखता रहूं। वो सदके दिल से ये दुआ करने लगती कि इस शख्स के दिल में जो नाकाबिले कबूल जज्बा पैदा हुआ है वो वक्त के साथ खुद ही खत्म हो जाए या अपनी शिद्दत खो दे, लेकिन फिर उसका ध्यान खुद अपनी तरफ चला जाता था। वो सोचने लगती, क्या उस शख्स के हवाले से उसके अपने दिल में कुछ भी नहीं है? इस सवाल का जवाब परेशान कुन तौर पर नफी में मिलता। उसके अपने दिल में भी कुछ ना कुछ था या कुछ ना कुछ पैदा हो चुका था। उसे रुस्तम से हमदर्दी थी। एक आम शख्स की हैसियत से उसे अच्छा लगता था। कई मौकों पर उसकी मौजूदगी उसकी ढारस भी बंधाती थी। वो जब निगाहों से ओझल हो जाता तो उसके बारे में सोचती थी, लेकिन इसके सिवा कुछ नहीं था, कुछ हो ही नहीं सकता था। हफ्ते के रोज फाखर और शानी फिर रंग वाली गए। अब्बा जी ने गर्मजोशी से उन्हें खुशामदीद कहा। फाखर के रवैये में भी मोहब्बत की खरारत थी। उनके लिए लाहौर से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपने साथ लेकर गया था। डॉक्टर साहब ने हवेली ही में चौधरी इरशाद का मुआयना किया और उनकी हालत को तसल्ली बख्श करार दिया। उन दोनों ने 2 रोज रंग वाली की हवेली में गुजारे। फाखर शानी को साथ लेकर चाचा मुश्ताक आदल की कब्रों पर भी किया और फातिहा ख्वानी की। मुकामी एमएन ने इत्तफाक से फाखर का दोस्त था। फाखर उससे मिला और उस पर जोर दिया कि वो रंग वाली की सड़क की मुरम्मत और कुशादगी का काम जल्दी शुरू कराए। आखिरी रोज चौधरी इरशाद के मजबूर करने पर फाखर ने अपना क्याम 1 रोज के लिए मजीद बढ़ा दिया। चौधरी इरशाद चाहते थे कि फाखर गांव के नवा में मछली का शिकार खेले। वहां साइफन पर मछली की गैर मामूली बहुतात थी। शानी को याद आया कि जब फाखर उसकी बारात लेकर नारपुर से रंग वाली आया था तो उसने बारातियों के साथ मिलकर मछली का शिकार किया था। इस शिकार में उन लोगों ने बड़े उजड़पन से धमाका खेज बवाद इस्तेमाल किया था। बम चला चलाकर मछलियों के चीथड़े उड़ा दिए थे। शानी ने सोचा शायद इस मर्तबा भी वो अपने तरीके कार के मुताबिक शिकार खेलेगा, लेकिन इस जानकर उसे खुशी हुई कि इसने जाल के जरिए शिकार खेलने को तरजीह दी है और एक मुकामी शिकारी की तरफ से ऑफर किए जाने के बावजूद धमाका खेज मवाद इस्तेमाल नहीं किया। रात को एक पुरतकल्लुफ खाने के बाद चौधरी इरशाद और फाखर देर तक बातें करते रहे। चची परवीन, ताया मासूम और शानी भी इस महफिल में मौजूद थे। बातों बातों में रुस्तम सियाल का जिक्र छिड़ गया। चौधरी इरशाद ने पूछा, उसका कहीं खोज लगाया नहीं? नहीं, अभी तो नहीं, मेरे बंदे पीछे लगे हुए हैं। पुलिस ने भी 4-5 सियालों को पकड़ा हुआ है, उनसे पूछताछ हो रही है। बैठा होगा कहीं चूहे की तरह घुसकर, ताया मासूम ने कहा। चची परवीन ने कहा, ऐसे लोग वक्ती तौर पर चुप हो जाते हैं, लेकिन जब मामला जरा ठंडा पड़ जाए तो फिर बदमाशियां शुरू कर देते हैं। वो बदमाश थोड़ा ही है, वो तो खतरनाक डकैत और कातिल है, ताया मासूम बोले। सर लेकिन सुना है कि अब कुछ अरसे से उसने कोई वारदात वगैरह नहीं की है। शानी ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी है, चौधरी इरशाद ने हुंकारा भरा। पिछले हफ्ते एसएचओ मियां मुजफ्फर मेरे पास आया हुआ था। बता रहा था कि आजकल इलाके में काफी सुकून है। डकैतों के 2 बड़े गिरोह खत्म हो चुके हैं। रुस्तम सियाल का गिरोह भी खामोश है। ये भी पता चला है कि रुस्तम सियाल बिल्कुल बदल गया है। उसने अपने साथियों को अलग अलग कर दिया है और खुद नमाज रोजे की तरफ तवज्जो देने लगा है। रुस्तम के एक जाने वाले ने तो यहाँ तक भी बताया कि रुस्तम के पास चोरी डाके से जमा होने वाला 8-10 लाख रुपया था, जो उसने दरिया में फेंक दिया। बाद में कुछ जेवरात वगैरह उसने उनके हकदारों तक भी पहुंचा दिए हैं। ऐसी बात मैंने भी सुनी है, मगर क्या पता ये भी कोई चाल हो। इस किस्म के लोग पुलिस को धोखा देने के लिए भी तो कछुए की तरह अपना सर छुपा लेते हैं, ताया मासूम ने ख्याल जाहिर किया।
बहरहाल जो कुछ भी है, हमारे लिए तो वो दुश्मन ही है, चौधरी इरशाद ने कहा। पिछले हफ्ते उसने जो कुछ किया वो सारा बैर इंस्पेक्टर मुजफ्फर के गोशगुजार किया है। शानी खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके लबों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो रुस्तम के हक में कुछ कह सकती, और शायद उसे कहना भी नहीं चाहिए था। रात 11 बजे के करीब शानी और फाखर ख्वाबगाह में पहुंच गए। फाखर दोस्ताना अंदाज में शानी को मछली के शिकार का अहवाल सुनाने लगा। उसके लबो लहजे रवैये में बड़ी तेजी से तब्दीलियां रूनमा हो रही थी और ये अमल मुसलसल जारी था। बिस्तर पर लेटकर फाखर ने बड़ी नरमी से शानी को अपनी बाहों में ले लिया। शबे ख्वाबी का मुहीन रेशमी लिबादा शानी के रेशमी बदन पर फिसल रहा था। वो रेशमों की रगड़ से खूबसूरत और जज्बात अंगेज सरसराहट पैदा होती थी। ये सरसराहट फाखर के लहू में आग जगा रही थी। उसका चेहरा शानी की स्याह जुल्फों में छुपता चला जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वही खामोशी थी। वो हरारत और चाहत बराए नाम ही दिखाई देती थी, जिसका फाखर ख्वाहिशमंद था। वो इस याद की तलब में हाथ पांव चलाता रहा, बेदम सा होकर पीछे हट गया। नाइट बल्ब की रोशनी में उसने बेबसी से शानी का चेहरा देखा, फिर आर्जदा लहजे में बोला, शानी ऐसा कब तक चलेगा? कब तक मेरे पास होकर भी दूर होगी? वो खामोश रही। उसने एक बार फिर गर्मजोशी से उसे अपनी बाहों में लिया, उसे चूमने लगा, लिपटाने लगा। वो दीम दिली से उसके करीब रही। आखिर वो हाँप गया, लाचार सा नजर आने लगा। शानी ने अपना हसीन चेहरा उसके सीने में छुपाए छुपाए सरगोशी की। फाखर, मुझे थोड़ा सा वक्त है। आप तब्दील हो रहे हैं तो मैं भी तब्दील हो रही हूँ, मगर इस तब्दीली में कुछ वक्त तो लगेगा। फाखर ने गहरी सांस ली और मजबूर लहजे में बोला, कितना वक्त? बस थोड़ा सा। मैं बुरी तरह बिखर गई थी फाखर, समझे कि किरची किरची हो गई थी। अब आपकी मोहब्बत मुझे समेट रही है, उम्मीद है कि बड़ी जल्दी सिमट जाऊंगी। वो जज्बात से बूझल आवाज में बोला, अगर मेरे पास रहने से कोफ्त होती है तो तुमसे दूर चला जाता हूँ, चंद हफ्तों या चंद महीनों के लिए। नहीं फाखर, वो उसके तवाना जिस्म के गिर्द अपनी नाजुक बाएं लपेटते हुए बोली, आपके पास होने ही से तो मैं बदल रही हूँ। बस ये चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाए। इस मोहलत के बाद जब मैं इस तरह आपके पास लेटूं तो मेरे पास वो सब कुछ हो जो एक बीवी के पास होना चाहिए। आपको मेरे अंदर सच नजर आए, वही सच जिसके ना होने की वजह से मैं अपनी नजरों में आप गिर जाती हूँ। वो शर्म से बूझल लहजे में सब कुछ कह गई। अगले रोज उन्हें रंगवाली से वापस नारपुर रवाना होना था। फाखर अब्बा जी के पास बैठा चाय पी रहा था और गपशप कर रहा था। शानी उस कमरे में चली आई जहां उसकी अम्मी जी की तस्वीर थी। वही तस्वीर थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि आज चेहरे पर चमक कुछ ज्यादा है। वही चमक जो रंगवाली की वड्डी आपा से मखसूस थी। दानाई और मोहब्बत की चमक। वो अपनी माँ का चेहरा देखती रही। माँ जैसे कह रही थी, मैंने कहा था ना मेरी धी, लड़ाई सिर्फ जोर और गुस्से से नहीं जीती जाती, आजी और मोहब्बत से भी जीती जाती है। और ऐसी चीज ज्यादा देर पा और शानदार होती है। दरख्त का बीज जब खुद को बट्टी और कीचड़ में मिलाता है तो फिर दरख्त बनता है। आगे क्या होगा इसका फैसला तो वक्त करेगा, पर तूने नफरत और दुश्मनी को मोहब्बत और सब्र के सामने नीचा कर दिखाया है। शानी और फाखर रंगवाली से नारपुर वापस आ गए। अगले 6-7 रोज तक कोई खास वाकया नहीं हुआ, लेकिन शानी साफ तौर पर महसूस कर रही थी कि बैर की आंखों में, बल्कि कहना चाहिए कि गिलोती आंख में कैर और गजब की कैफियत हमेशा से ज्यादा है। फिर एक दिन बाबू ने शानी के बालों में कंघी फेरते हुए उसे बताया, शानी मुझे लगता है कि बैर को तुझ पर बड़ा गुस्सा है। वो आजकल फाखर को तेरे खिलाफ भड़काने पर लगा हुआ है। शानी ने लर्ज कर अपना रुख फेरा और बाबू की तरफ मुंह करके बैठ गई। तुम्हें कैसे पता चला? उसने पूछा। बाबू बोली, कल शाम मैं बैर को खाना देने उसके कमरे में गई। फाखर वहां पहले ही बैठा हुआ था। दादा पोते में बात हो रही थी। दादा बड़े गुस्से में था। गड़गड़ गूं गूं गां गां बोलता चला जा रहा था। तुम्हारी बात कर रहा था। कह रहा था वो दुश्मन की बेटी है, उससे वही सलूक होना चाहिए जो दुश्मन से होता है। वो इस घर की रानी नहीं, नौकरानी है। चंद दिन के लिए उसे नौकरानियों की तरह रखो, फिर तुम्हारे लिए सचमुच की रानी ढूंढ कर लाऊंगा। फाखर ने क्या कहा? शानी ने पूछा। उसने क्या कहना था? बैर के सामने तो वो भी ऊंची आवाज में नहीं बोलता, बस इतना कहा कि वो बड़ी एहतियात से चल रहा है, आइंदा और भी एहतियात करेगा। मैं ज्यादा देर वहां खड़ी नहीं रह सकती थी, इसलिए अंदर चली गई, वरना पता नहीं क्या क्या बातें मालूम होती। शानी की आंखों में आंसुओं की नमी चमकने लगी। बाबू ने उसकी ढारस बताते हुए कहा, मैंने तुझे ये सब कुछ इसलिए बताया कि तुझे खबर रहे। माशाअल्लाह तू बड़ी सियानी है, अपने घर की हर ऊंच नीच समझ गई है। अगर मैर के मुंह से आग निकलना शुरू हो गई है तो उसकी वजह यही है कि वो तुझे कामयाब होते देख रहा है। तुम दोनों के सलूक ने उसके अंदर बांबड़ लगा दिए हैं। शानी ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस नाक से सूं सूं की आवाज निकालती रही। बाबू ने उसके खुले बालों को बड़े प्यार से कानों के पीछे उड़सा और बोली, बस अब हिम्मत ना हारना, बीवी से ज्यादा खामद के करीब और कोई नहीं होता। फाखर को इतना प्यार दो कि उसे किसी और तरफ देखने की बोलत ना मिले। शानी ने इस बात में सारी लाया, लेकिन उसके साथ ही उसके दिल में टेस उठी। उसने सोचा वो कहां से लाए प्यार,
इस प्यार की लाश पर तो फतेह बंद लश्कर ने अपने घोड़े दौड़ा दिए और अब वो कहां कहां से इकट्ठे करे। वो उन टुकड़ों को ढूंढने और जोड़ने की दिन रात कोशिश कर रही थी। कभी लगता था कि कामयाब हो जाएगी, कभी महसूस होता था कि कामयाबी बहुत दूर है। अभी शानो और बाबो बातें कर रही थी कि बैर की पुरगज़ब गूंगा सुनाई दी, वही आवाज जो शानी पर लर्जा तारी कर देती थी। शुरू में ये आवाज शानी की समझ में बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन अब इस शोर में से कोई कोई लफ्ज उसके पल्ले पड़ने लगा था। आवाज सुनते ही बाबू का चेहरा भी मुतगय्यर हो गया। चंद सेकंड बाद बैर अपनी व्हील चेयर चलाता कमरे के दरवाजे के ऐन सामने आ रुका। उसकी इकलौती आंख शोले बरसा रही थी। गूंगा गड़गड़ खरखर गूंगा वो तैश के आलम में मुंह से जाग उड़ाने लगा। शानी को अंदाजा हुआ कि वो अपनी फुलवारी के बारे में कुछ कह रहा है और बाबू पर या उस पर लान तान कर रहा है। चंद सेकंड बाद उस पर यह अकदा खुला कि इस लान तान का निशाना वो खुद है। बाबू ने सर चेहरे के साथ शानी की तरफ देखते हुए पूछा, तुम शाम को फिर फुलवारी की तरफ गई थी? नहीं बाबू, शानी ने पूरे यकीन से कहा और नफी में सर हिलाया। मैंने एक बार फिर गजब के आलम में अपनी जिन्नाती जबान बोलने लगा। वो अपनी व्हीलचेयर आगे बढ़ाता चला आ रहा था और शानी को खतरा पैदा हो गया था कि कहीं वो उसे कुछ मार ही ना बैठे। शायद बाबू ने भी इस कैफियत को भांप लिया था। वो गैर महसूस तौर पर बैर और शानी के दरमियान आ गई। बैर जी तो कह रहे हैं कि इन्होंने खुद तुम्हें फुलवारी के पास देखा है। शानी रूहानसी हो गई। नहीं दादा, मैं इहाते में गई थी, लेकिन फुलवारी के पास से भी नहीं गुजरी थी। शायद अंधेरे में आपको धोखा हुआ हो। बैर ने फिर पुरतैश लहजे में गूं गां की, एक नंगी गाली के अल्फाज वादे तौर पर सुनाई दिए। यूं लगता था कि बैर का तैश बढ़ता जा रहा है। उसकी कुर्सी बढ़ते बढ़ते बाबू के घुटने से आ लगी थी। शायद वो दरमियान में ना होती तो वो उसे कोई चीज उठाकर दे मारता। बाबू ने अपनी उंगली के टोके से शानी को समझाया कि वो बिपर हुए बैर के सामने खामोश ही रहे। शानी ने खुश कूंटों पर जबान फेर कर नजर झुकाई, फिर भी उसे यही महसूस होता रहा कि बैर की इकलौती आंख से सांप का जहर खारिज होकर उसके चेहरे में जज़ब हो रहा है। उसके साथ साथ बैर की अंगारे बरसाती आवाज भी शानी की समात को मजरूह करने लगी। खुदा खुदा करके कहर का ये चढ़ा हुआ दरिया उतरा और बैर अपनी व्हील चेयर धकेलता अहाते की तरफ चला गया। बाद में शानी सिसकने लगी। बाबू ने उसे गले से लगाकर दिलासा दिया। मुन्ना और नदीम भी मां की नकल करते हुए मासूमियत से शानी के बदन पर हाथ फेरने लगे और पूछ पूछ करने लगे। शानी ने बाबू को बताया कि वो हरगिज फुलवारी की तरफ नहीं गई। क्या उसे अपनी जान अजीज नहीं है? वो जानती है कि वहां सांप घूमता है। बाबू ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मेरे सामने सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तू 16 आने ठीक कहती है। इस बुड्ढे का दिमाग खराब है, लेकिन इसकी जबान को कौन पकड़ सकता है? बस जो दिमाग में आया बक दिया। तू परेशान मत हो, मैं फाखर को भी समझा दूंगी कि इसके दादे को अंधेरे में धोखा हुआ है। पर वो ऐसा क्यों करते हैं बाबू? पिछले हफ्ते भी फाखर मुझसे कह रहे थे कि तुम फुलवारी की तरफ क्यों गई थी। दादाजी नाराज हो रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं गई थी। फाखर अपनी बात करते रहे। कहने लगे, दादा ने तुम्हें कहीं आसपास देखा होगा तो कह रहे हैं ना। बस वो तुम दोनों में फूट डालने के लिए ऐसा कर रहा है। तू अपना हौसला जवान रख। अल्लाह ने चाहा तो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हाँ चाची, सब ठीक हो जाएगा। मुन्ने ने भी उसके गाल पर हाथ फेरा। शानी रात तक कांपती रही। उसे खौफ था कि बैर जी से मिलने के बाद फाखरी से बहुत नाराज होगा, और शायद वो होता भी। लेकिन यहाँ भी बाबू अपनी तमाम तर फरासत के साथ बीच में आ गई। उसे फाखर को बहुत कुछ समझा बुझा दिया। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई वो शानी ने पूरी कर दी। फिर भी 1-2 दिन तक फाखर खफा खफा नजर आता रहा। हालात बहुत बदल चुके थे। अगर बैर ने इस किस्म की चिंगारी चंद माह पहले फेंकी होती तो शायद भड़क कर शोला जवाला बन चुकी होती। अब यूं लगता था कि फाखर को बात सहना बर्दाश्त करना आ गया है। वो शानी की बात भी तहम्मुल से सुनता था और ठंडे लहजे में इस पर राय भी देता था। इसके अलावा शानी ने एक और तब्दीली भी महसूस की। लठबाजी में फाखर का शौक पहले जैसा नहीं रहा था। वो अखाड़े में जाता जरूर था, लेकिन जल्दी वापस आ जाता था। जाती तौर पर भी वो लाठी चलाने में कम हिस्सा लेता था। शायद उसकी एक वजह उसकी कलाई की चोट थी। बाकी चोटें तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन वो 2.5 माह गुजरने के बावजूद कलाई पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। वो इस पर लचकदार पट्टी बांध कर रखता था। कभी कभी तो शानी को ये महसूस होता था कि फाखर के रवैये में जो लचक पैदा हुई है उसकी वजह एक ये भी है कि लठबाजी की तरफ से उसका ध्यान कम हो गया है। उसके अंदर एक जो बेजा जोम और फखर पाया जाता था उसमें रुस्तम से लड़ाई के बाद कमी वाक़ई हुई थी, और ये तब्दीली मजमूई तौर पर उसके किरदार के लिए नेक शगुन रही थी। चंद हफ्ते पहले उसकी सनसनीखेज रात के बाद रुस्तम सियाल का फिर कोई पता नहीं चला था। धीरे धीरे शानी का यह अंदेशा खत्म हो गया कि किसी दिन वो अचानक फिर हवेली में नजर आएगा। उसके बारे में कोई खबर, कोई इतला शानी के कानों तक नहीं पहुंची थी। हालांकि किसी वक्त गैर शौरी तौर पर इसके दिल में ये जानने की ख्वाहिश पैदा होती थी कि रुस्तम कहाँ है, क्या कर रहा है। 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि जब फाखर अपने कारिंदों से बातचीत कर रहा था, शानी ने उसकी बात पर कान धरने की कोशिश की, जैसे वो जानना चाह रही हो कि ये बातचीत रुस्तम के बारे में तो नहीं। पता नहीं क्यों रुस्तम का ध्यान आपो आप शानी के जहन में घुस आता था।
वो उसके ख्याल से जहन को हटाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन ज्यादातर नाकाम रहती थी। ये मामला उसके बस में नहीं था। ऐसे में वो अपना तजिया करने की कोशिश करती। वो खुद से सवाल करती, रुस्तम जैसे बदनामे जमाना शख्स के बारे में क्यों सोचती हो तुम? क्या वो तुम्हें एक खैर ख्वाह की हैसियत से अच्छा लगता है, एक भाई की हैसियत से अच्छा लगता है, या फिर उस हैसियत में अच्छा लगता है जिसके बारे में सोचना भी गुनाह है? इन सब सवालों के जवाब नफी में होते थे। तो फिर वो क्या ताल्लुक था जो दिल की अथाह गहराइयों में कहीं मौजूद था? वो सोचती थी, ये कैसा जज्बा है, इसे क्या नाम दिया जा सकता है? फिर इसे बेनाम ही रहना चाहिए। गुलाबी जड़ा भी दूर था, ताम सर्दियां शुरू हो चुकी थी। शानी ने अपने जेज का सबसे खूबसूरत डबल लिहाफ निकाला था। मियाँ बीवी बेडरूम में थे। VCR पर एक खूबसूरत उर्दू फिल्म चल रही थी। फिल्म देखते हुए फाखर का हाथ बेख्याली में लिहाफ के सुर्ख मखमल को सहला रहा था। फिल्म का एक रोमानी सीन शायद फाखर को कुछ ज्यादा पसंद आ गया था। वो कम अज कम इसे 3 बार रिवाइंड करके देख चुका था। अब चौथी बार रिवाइंड कर रहा था। यह सीन नौबयाता बीवी और उसके शोर से मुतल्लक था। मौसम सख्त अबरआलूद था, बारिश हो रही थी। शोर दफ्तर जाना चाहता था, मगर बीवी उसे अपनी अदाओं से लुभा रही थी। उसे रोकना चाहती थी, उसे बार बार बिस्तर पर गिरा देती थी और बाहों में जकड़ लेती थी। सीन के आखिर में शोर साहब की मत जवाब दे जाती है और वो टाई उतार कर अपना ब्रीफ केस एक तरफ फेंक देते हैं। बीवी की आंखों में मुसरत के आंसू चमकने लगते हैं और वो शोहर से लिपट जाती है। शानी जानती थी कि फाखर ये मंजिर बार बार क्यों देख रहा है। इसमें बीवी की गर्मजोशी और वारफतगी नुमाया थी। वही खालिस कैफियत जो फाखर को मतलूब थी, जिसके लिए वो सरगर्दां था। वो शानी को पूरे का पूरा हासिल करना चाहता था। हालांकि वो पहले दिन से पूरी की पूरी इसके पास थी। इसने खुद ही उसे अधूरा किया था। अब इस अधूरेपन की वजह से नीम दीवाना हो रहा था। सीन खत्म हुआ तो फाखर ने फिल्म अधूरी छोड़कर टीवी बंद कर दिया। कुछ देर बाद लाइट भी ऑफ हो गई। दोनों लिहाफ में बेहरकत पड़े रहे। बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। रात धीरे धीरे अपने वस की तरफ खिसक रही थी। फाखर की उंगलियां बड़ी नरमी से शानी के रेशमी जुल्फों से खेलती रहीं। फिर उसे करीब करता चला गया। वही बिखरी हुई पत्तियों को फूल की सूरत जोड़ने का अमल, वही सही लाहासिल, वही रायगां कोशिश। यूं लगता था कि वो शानी को अपने इल्तफात की बारिश में भगोकर अपनी सारी कोताहियों की तलाफी करना चाहता है, सारे जख्मों पर मरहम रखना चाहता है। मगर जब जख्म खून उगल रहे हों तो जल्दबाजी नहीं की जाती। पहले खून का इखराज रोका जाता है, फिर मरहम जमाया जाता है। शानी का दम घुट रहा था। वो अपने शरीके हयात के साथ चलना चाहती थी, लेकिन अभी उसके पांव पूरा साथ नहीं दे रहे थे। वो लड़खड़ा जाती थी। लड़खड़ाते हुए को रुक कर सहारा देना पड़ता है, लेकिन अगर उसे अपने साथ खींचा जाए तो वो मजीद लड़खड़ा जाता है। शानी के साथ भी आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा था। फाखर से ही लासिल में मसरूफ था। शानी मोहब्बत भरी गर्मजोशी से खाली रही। तब फाखर की बेबसी अचानक झुंझलाहट में बदल गई। तारीकी में जैसे शोला सा लपका। शानी की सरद बाहें अपने उरियां कंधों से हटाकर वो एकदम उठ बैठा। उसकी नहायत करख्त और बुलंद आवाज ख्वाबगाह में धाड़ की तरह गूंजी। क्या चाहती हो तुम? आखिर क्या चाहती हो? कोई बहुत बड़ा शीशा जैसे समाज शिकन धमाके से चिकना चूर हो गया था। शानी भी भूख लाकर उठ बैठी। फाखर ने टेबल लैंप रोशन किया। उसका चेहरा अंदरूनी गजब से तमतमा रहा था और आंखें अंगारा थी। फाखर क्या हुआ है? वो कमजोर आवाज में बोली। मुझसे पूछती हो क्या हुआ है? मुझसे पूछती हो? उसकी आवाज बुलंद होती चली जा रही थी और तैश बढ़ता जा रहा था। फिर लियाफ दूर फेंकता हुआ उछलकर वो खड़ा हो गया। वो बहुत मुख्तसर लिबास में था। शानी ने एक सफेद चादर तेजी से अपने जिस्म के गिर्द लपेट ली। फाखर की आंखों में अब जुनून नजर आने लगा था। खूंट गजबनाक अंदाज में खिंच गए। वो फटी हुई आवाज में बोला, मैं ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो जुनूनी अंदाज में डगमगाता अलमारी की तरफ गया। नीचे वाली दराज खोलकर उसने एक बड़ा खंजर निकाल लिया। खंजर का कवर उतार कर उसने दूर फेंका तो खमदार फल टेबल लैंप की रोशनी में खौफनाक नजर आने लगा। शानी की सहमी हुई चीख उसके सीने में ही घुट कर रह गई। उसने बेसाख्ता पलंग के कोने में सिमटने की कोशिश की। फाखर किसी दरिंदे की तरह उसकी तरफ झपटा और उसे पलंग के गोशे में दबोच लिया। वो उकाब के पंजों में फड़फड़ाती हुई चिड़िया की तरह थी, बल्कि शायद वो फड़फड़ा भी नहीं रही थी, बल्कि सख्ता ज़दा सी रह गई थी। फाखर का बायां घुटना फोम पर था और दायां शानी के पेट में धनस रहा था। शानी के बाल फाखर की बाईं मुट्ठी में बेदर्दी से जकड़े हुए थे। उसके दाएं हाथ में खौफनाक फल का खंजर था। मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरे टुकड़े कर दूंगा। वो एक बार फिर जुनूनी अंदाज में फुनकारा। उसका खंजर वाला हाथ फदा में बुलंद हुआ। शानी ने अपनी चीख खूंटों के अंदर रोकी और आंखें बंद कर लीं।